सरकार जो है वो मिशन 2019 में लगी हुई है। तो इधर से अगर देखें तो 2018 में विधानसभा के राज्य में चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर अब राज्य स्तर पर भी अब कवायद शुरू हो गई। संगठन को मजबूत करना, सत्ता के द्वारा जिस तरीके से लोगों के अंदर बीजेपी के लिए पेट बनाना है, उसको लेकर अभी से कवायद शुरू हो गई। कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक जोधपुर में आयोजित हुई है। जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है और वहां से शंखनाद बीजेपी ने किया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहां पर रोड शो किया है और उसके साथ साथ कई चीजों पर मंथन किया गया है और सीधे तौर पर अगर देखें तो चुनावी मोड में जो है बीजेपी अब नजर आ रही है। 2018 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 200 सीटों पर चुनाव होने और 180 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया। तो मिशन 180 के लिए बीजेपी की कवायद शुरू हो गई है और बूथ स्तर पर बीजेपी को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, वहां पर किस तरीके से स्थिति को संभाला जाए, कार्यकर्ताओं में किस तरीके से मनोबल बढ़ाया जाए, उनका उत्साह किस तरीके से तेज किया जाए, उसका उत्साह वर्धन किया जाए, इसको लेकर बीजेपी जो है अभी से जुट गई। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब स्थिति इसी बात की है कि बीजेपी चाहती है कि जो एक टेन्योर कांग्रेस और एक टेन्योर बीजेपी का आता है उस परंपरा को भी तोड़ा जाए और फिर से सत्ता पर काबिज हुआ जाए। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर बीजेपी जो है वो जुट गई है और आज का हमारा खास मुद्दा भी यही है कि आखिर किन चीजों को लेकर बीजेपी जो है वो अब आगे चलेगी, क्योंकि आरएसएस की तर्ज के ऊपर ही जो विस्तारक हैं वो लगाए गए हैं और अब वो बूथ स्तर पर जाएंगे और वहां पर हर बूथ को सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे, बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। पार्टी को कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना है और मिशन विधानसभा को लेकर जो 180 का रखा गया है उसे पाना है, ये कोशिश अब शुरू हो गई है। अब जब समापन हुआ तो बड़े ही जोश और खरोश के साथ प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जो हैं वो नजर आए। क्या कुछ कहा उनको भी सुनेंगे और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आपको बताया इस बार जोधपुर का हम लोगों ने सोचा कि जोधपुर के अंदर अपने किसी को मीटिंग रखी जाए। मीटिंग के अंदर 200 करीबन लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज सबके सामने रखे और ये जरूरी था कि ऐसे ऐसे व्यूज सामने आए भी। कुछ लोगों ने चुनाव के बारे में कहा, कुछ लोगों ने प्रोग्राम्स के बारे में बातचीत कही, कुछ लोगों ने के बारे में बात की। ऑल इन ऑल अच्छा डिस्कशन हुआ और उस डिस्कशन में से बातें निकल के आई है उसको हम आगे प्रयास करना है। 2 दिन की इस राजस्थान प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हमने पहले भी आपको बताया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह ने कहा कि हर 3 महीने में एक बार राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद 7 दिन के अंदर अंदर सभी जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक होगी और उसके 10 दिन के अंदर अंदर सभी मंडल कार्य समिति की बैठक होगी। जो राष्ट्रीय कार्य समिति में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिए, जो वहां पर चर्चाएं हुई, वो निर्णय मंडल स्तर तक पहुंचे। तो आपने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सुना और प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को सुना। पार्टी को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, मंडल स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी कार्य समिति के बैठकें होगी और इन सबके पीछे की कवायद ये कि ग्राउंड स्तर पर बीजेपी की जो लोक कल्याणकारी सरकार की जो योजना है वो पहुंचे, लोगों में सरकार के प्रति वापस से एक गंभीरता का भाव पैदा हो ताकि उसे वोट में तब्दील किया जा सके। तो सत्ता और संगठन दोनों मिलकर अब कवायद इस बात की कर रहा है कि 180 का मिशन उन्हें पूरा करना है। आगामी चुनाव जो कि विधानसभा के आगामी चुनाव हैं उनमें 180 सीटें जीतने की ये कवायद है। चलिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। बीजेपी से निमिषा गौड़ जुड़ेंगे हमारे साथ, राजीव अरोड़ा साहब कांग्रेस से, विष्णु कुलवाल साहब बीएसपी से और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैनी साहब बड़े खुश से नजर आ रहे हैं।
चलिए, सबसे पहले सैनी साहब आप ही की तरफ आना चाहूंगा। ओम जी, क्या लगता है, जल्दबाजी कहें इसको या केंद्र अभी से जुड़ गया है 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और मोदी और अमित शाह की जो टीम है वो लगातार लग गई और करीब करीब 600 ऐसे लोगों की टीम जो है अमित शाह बना रहे हैं और वो पेड होंगे और हर जगह काम करने के लिए वो कर रहे हैं। तो क्या उन्हीं सभी चीजों को लेकर एक प्रभावित होते हुए राजस्थान में भी इसी तरह की स्थितियां हैं और इसीलिए यह सब कुछ किया जा रहा है कि 2019 और 2018 को लक्ष्य लेकर अभी से जुटने की बात है? देखिए दुर्गेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी रही है और कैडर जिस तरीके से बनाया है, जैसे 600 लोगों का आप बता रहे हैं, वही बात इन्होंने यूपी में किया। यूपी में बड़ा सक्सेसफुल रहा। और भूखे भजन नहीं होता। जब तक कैडर को आप अपनी वेतन नहीं देते, उसको ठीक से लोगों तक पहुंचने के लिए जरिया नहीं पहुंचाते, तो इन लोगों ने समझ लिया है कि कैडर कैसा होना चाहिए और वो उसी तरीके से कर रहे हैं। ये जल्दबाजी नहीं है, ये तो निश्चित रूप से बहुत ठीक तरीके से किसी संगठित पार्टी को, किसी कैडर बेस्ड पार्टी को जिस तरीके से काम करना चाहिए वो हो रहा है। ये अलग बात है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो जरा कुछ ज्यादा अहंकार भरे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले चुनावों में जो कुछ घोषणाएं उन्होंने की थी, आज भी वो मुंह बाए खड़ी हैं और अपने आप में तकलीफदेह बनी हुई है। बेरोजगारी का सिलसिला वैसा का वैसा है, महंगाई का आलम भी वही है, लॉ एंड ऑर्डर संकट में है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करती है तो वो तो मुफीद और तारीफ काबिल है कि एक संगठन को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन विपक्षी प्रतिपक्ष जो है वो सवाल तो करेगा कि आपने पहले भी ऐसे वादे किए थे, ऐसे सब करते रहे, उससे कुछ मिला नहीं है लोगों को। संकट नोटबंदी से परेशान हुए लोग, बेरोजगारी से परेशान हुए लोग, महंगाई से परेशान हुए लोग, आपने जिस तरीके से धो पहुंच करके अपनी योजनाएं बनाई है, फ्लैगशिप योजनाओं को आपने रिजेक्ट किया था पिछली सरकार की, उन्हीं सारी योजनाओं को आप अडॉप्ट कर रहे हैं। चाहे दवाई, फ्री दवाई की बात हो, फ्री इलाज की बात हो, ये जब मकान देने की बात हो गरीबों को, ये सारा सिलसिला था, रोजगार देने की बात हो, तो ऐसा कुछ भी नया नहीं है। आप पुरानी बोतल में अपना कुछ डाल करके रैपर लगा के पेश कर रहे हैं, लेकिन संगठन को बनाने के लिए जिस तरीके से लोगों को आप गांव ढाणी तक भेज रहे हैं, ये तारीफ काबिल है। और इसमें अगर दूसरी पार्टियों ने काम नहीं किया तो निश्चित रूप से एक बड़ी पार्टी के रूप में, सत्ताधारी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में निकल सकती है। बिल्कुल सही बात कही। राजीव अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं, जरा उनसे समझें। राजीव जी, बीजेपी तो लग गई, चुनावी मोड में आ गई है और अभी से बूथ स्तर तक काम करने की शुरुआत कर दी। कांग्रेस की अगर बात करें, क्योंकि क्या कांग्रेस इस बात को लेकर चल रही है कि एक टेन्योर बीजेपी का होता है राजस्थान में, एक टेन्योर कांग्रेस का होता है, फिर बीजेपी का होता है, ये जो परिपाटी चलती आ रही है, तो इसकी वजह से शायद अब की बार का जो टेन्योर है वो आसानी से कांग्रेस को मिल जाएगा? देखिए, एक तो हर चुनाव जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि अगली बार कांग्रेस पार्टी डिफॉल्ट जो आजकल कंप्यूटर वगैरह उससे चुनाव जीतेगी। मेरा सोचना यह है कि हमेशा से एक राजनीतिक दल को तैयारी करते रहनी चाहिए, संगठन को मजबूत करने की, जनता के बीच में जाने की और आने वाली चुनौती से मुकाबला करने की। और कांग्रेस पार्टी भी लंबे समय से अपने बूथ कमेटियां बना रही है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने अपने अपने बूथ के ऊपर लोगों को आइडेंटिफाई करा है और उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उन्होंने सबमिट भी करा हुआ है। तो निश्चित रूप से 2018 तो अगले वर्ष आ ही रहा है, हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। जहां तक 180 प्लस और इस तरह की घोषणा करने की बात है, तो कल जोश में कोई सज्जन 200 प्लस की भी घोषणा कर गए, तो जबकि 200 ही सीटें हैं, तो घोषणा करने का भी अधिकार हर किसी को है, कोशिश भी करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। लेकिन अगर आप चाहे पेड वर्कर रखो चाहे अनपेड वर्कर रखो, वो जनता के पीछे जब जाएंगे तो जनता उनसे पूछेगी कि आपने जो वादे करे थे, जो चुनावी घोषणा पत्र आपने हमारे सामने रखा था, उस पर कितना अमल हुआ है, उस पर कितना काम हुआ है। और जब आप सरकार में होते हो तो आपको कोई बहाना नहीं होता। जब केंद्र सरकार आपकी हो, जब राज्य सरकार आपकी हो, जब ज्यादातर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद आपके पास हो, जिला परिषद आपके पास हो, कड़ी से कड़ी आपकी जुड़ गई हो, उसके बाद भी आपकी घोषणाओं पे अमल ना हो तो प्रश्न चिन्ह उठते हैं।
प्रशासन की विफलता नजर आती है। ऐसे समय के अंदर चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होता है और मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आभास हो गया है कि इस बार इस प्रदेश की जनता इस कार्यकाल से खुश नहीं है और इसलिए उनको आज से तैयारी करनी पड़ रही है कि जितना डैमेज कंट्रोल हो सके तब करने की कोशिश करें। लेकिन मेरे ख्याल से आप जितना जनता के बीच में जाके उनको छेड़ोगे उतना ही आपकी तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। लोग आपसे आपके लिए ठीक है पूछेंगे, आपसे मांग करेंगे। कांग्रेस के साथ तो ठीक है, अगर बीजेपी अगर इस तरीके से छेड़ रही है, जनता को जा रही है, पहले से काम कर रही है, तो ये तो आपके लिए ज्यादा बेहतर। चलो निमिषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, निमिषा जी से जान लेते हैं। निमिषा जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके की बात राजीव अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि अगर आप अभी से जा रहे हैं तो जनता जो है वो इसका अलग तरीके से जवाब देगी, तो वो तो कांग्रेस के फेवर की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो चुनावी घोषणा पत्र आपने जारी किया था उसको लेकर सवाल राजीव जी ने उठाया है कि अभी तक वो कुछ उसमें काम नहीं हुआ है, जनता सब कुछ देख रही है और शायद यही डर है, इसी वजह से आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए जी, सर्वप्रथम हमें देखना होगा कि हमारी भाजपा ने जिस तरह से कार्य अपना प्रारंभ किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह, जिला स्तर, संभाग स्तर पर जाकर सरकार आपके द्वार, न्याय आपके द्वार, इस तरह के अभियान चला करके प्रदेश की जनता को समाहित किया भाजपा की रीति नीति के साथ। सभी योजनाओं, विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में अधिकाधिक सहभागी बनाने का प्रयास लगातार किया। उसका परिणाम आपके सामने, चाहे वो पंचायत समिति स्तर के उपचुनाव के परिणाम हो, चाहे वो धौलपुर के उपचुनाव के परिणाम हो, क्योंकि हमारे समग्र सबसे सर्वप्रथम जो है जनता सर्वोपरि। मैं तो कह रही हूँ, राजीव जी बोल रहे थे जनता नाराजगी, आप लोग जाने से डरे, कांग्रेस जाने से डर रही है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई से जूझ रही कांग्रेस यदि जनता के साथ जाकर के बूथ स्तर की तैयारी करती है तो उत्तर देना भारी पड़ जाएगा। क्योंकि इनके कार्यकाल में 5 वर्ष में जितना कार्य नहीं हुआ उससे अधिक कार्य अभी 3 वर्ष में भाजपा ने करके अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता को प्रस्तुत कर दिया है। तो हमारे सामने सबसे प्रथम ये बात है कि प्रदेश स्तर पर आज जो हमारी कार्य समिति बैठक हुई है, इसमें समालोचनात्मक प्रयास किया गया कि और बेहतरीन कैसे किया जाए, कार्यक्रम योजनाओं को जनता तक कैसे और सर्वाधिक पहुंचाया जाए। अब चाहे वो पट्टे वितरण का देख लिया, अब 1700 शिविर लगा करके 48,000 पट्टे बांटे गए। देखिए जयपुर कई बार संभावना नहीं हो पाती, जनता नहीं आ पाती, लोग नहीं आ पाते, तो प्रदेश स्तर पर यह प्रयास किया गया संभागीय और जिले स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को भेज करके वह खुद मुख्यमंत्री ने जाकर के भौगोलिक सत्यापन के माध्यम से जनता की सफलता को सुनिश्चित किया है। तो कहीं पर भी मंतव्य, देखिए भाजपा का जो मुद्दा, अभी आप विमुद्रीकरण की बात कर रहे थे सैनी जी, मैं तो कहूंगी विमुद्रीकरण अपने आप में एक चुनौती भरा कदम था, कतई वो सत्ता लोलुपता से प्रेरित नहीं था, क्योंकि जनता के हित के लिए जनता की नाराजगी भी झेलनी थी, क्योंकि व्यवस्थाओं से जूझता हुआ देश, जिस तरह से देशभक्ति का मर्म दिखाया जनता ने, उसके परिणाम आपके सामने हैं। विमुद्रीकरण के दूरगामी परिणामों के साथ भाजपा अपनी नीतियों और योजनाओं को लेकर के अंतिम व्यक्ति लाभार्थी। निमिषा जी, यही तो लगातार विपक्ष की तरफ से बात आ रही कि बीजेपी जो है हर मुद्दे को देशभक्ति से जोड़ देती है, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, हर चीज को देशभक्ति का रंग दे देती है। ये तो जज्बा है, इसको अब जोड़ना क्या, ये तो हमारे अंदर मन में होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के मन में रहा ही नहीं कभी। कांग्रेस को सत्ता की मलाई खाने के अलावा चिंता नहीं कभी कभी। इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने जेएनयू में जिस तरह से राष्ट्र विरोधी हितों को हवा देकर के सार्वजनिक रूप से जता दिया कि देशभक्ति से कोई वास्ता नहीं है, इन्हें राज चाहिए, इन्हें राष्ट्र नहीं चाहिए। देखिए जोड़ना तो ये तो इनका भी मुद्दा है। जवाब राजीव अरोड़ा से, राजीव अरोड़ा जी से भी लेंगे इसका। ये जोड़ रहे हैं भाजपा से। मेरे को ऐसा हो रहा है कि जिस पार्टी के नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक उंगली नहीं कटवाई, एक खून का कतरा नहीं गया, जिन्होंने कोई आंदोलन नहीं करा, जो जेल नहीं गए, वो सिखा रहे हैं उस पार्टी के लोगों को कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति क्या होती है। आश्चर्य की बात हो रही है, देशभक्ति के लिए हम किसी और दिन बहस करेंगे। आश्चर्य की बात है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है पोलराइजेशन करने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुद्दा नहीं रहा है। कांग्रेस ने सदैव वोट बैंक को लुभाने के लिए तुष्टीकरण के आधार पर जो चलती हुई कांग्रेस के, आज जो आप देखिए, आज ट्रिपल तलाक का मुद्दा एक
ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति कतई नहीं की जानी चाहिए। जिस देश में संविधान सर्वोपरि है, वहां पर एक इतर विशेष धर्म के जहां पे इंदिरा जी, राजीव गांधी ने अपनी जान दे दी इस देश के लिए, उसके लिए आप बता रहे हैं, उस पार्टी का आरोप लगा रहे हैं। आश्चर्य की बात है, शर्म की बात है। चलिए हम मुद्दे से भटके ना, हमारे साथ कुलवाल साहब चाहूंगा। चुनाव से पहले एक तीसरे मोर्चे की हमेशा कवायद होती है, और बीएसपी की अगर जनाधार देखें तो बीएसपी का जनाधार राजस्थान में धीरे धीरे बढ़ा है, ये हमने आंकड़ों में भी देखा है। क्या लगता है इस बार भी क्या तीसरे मोर्चे जैसी कोई कवायद फिर से होगी, या राजस्थान की राजनीति को हम दो पार्टी की राजनीति ही मानकर चलें? देखिए दुर्गेश जी, राजस्थान में जनता जब जब भी चुनाव आते हैं तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस, अब तक का जो सिस्टम चलता रहा, उस सिस्टम को जनता भी इतनी उब चुकी है कि जनता तीसरी शक्ति के रूप में लोगों को देखना चाहती है और तीसरी पार्टी को देखना चाहती है। आज जो स्थिति राजस्थान की है, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बताई जा रही है कि हमने कितने विकास किए, एक भी विकास अगर ये 3 साल में बता देवे, 3.5 साल का रिकॉर्ड बता देवे, तो आप बता दिए क्या इन्होंने विकास किया। राजस्थान के नाम में विकास में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपने और अपने परिवार का पेट भरा होगा। राजस्थान की गरीब जनता के साथ उन्होंने कोई नहीं। देखिए आप अपनी बात कीजिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप अपनी बात कीजिए, बीच में आप बीच में जगह ले रखा है कि आपने, फिर बोलिए आप कैसे बोलेंगे, हम देखिए कैसे बोलोगे आप कैसे गलत, आप सही चीजें में बोल रहे हैं जिसको आक्षेपों को आप कैसे आप लगा रहे हैं ना, तो जेल भेज देना आपके मुख्यमंत्री है वो, आप जेल भेज देना हमको, फांसी लगवा देना। देशभक्त लोग आप तो देशभक्त लोग हो ना, भ्रष्टाचार की जननी है आप, ठीक है, आपकी जो अध्यक्ष है वो भ्रष्टाचार की जननी है, सबको एक आप तो उसको भी जेल भेज दो, राज है ना आपका, भेजेंगे। ये यूनियन की गवर्नमेंट है, ये भेजने वाली नहीं है, ये तो खुद ही है, खुद ही भ्रष्टाचार के नेता है, क्या भेजेंगे हमको। कुलवाल साहब, मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न बड़ा सीधा सादा है कि हर चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की आपकी पार्टी पे से कुलवाल साहब, आपको एक बार मैं फिर सवाल दोहराना चाहूंगा। काम गरीब, बहुत गरीब लोग हैं। कुलवाल साहब, मेरा सीधा साधा सा सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हर चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे जैसी बात सामने आती है, क्या इस बार भी कुछ तीसरा मोर्चा जैसी कुछ बात रहेगी? ये रोजाना 5 साल में इन्होंने एक काम किया है, चुनाव की बात करके जनता को गुमराह किया है। आज राजस्थान का व्यापारी कहां पहुंच गया है, बेचारा पैसे के लिए मोहताज हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी की नजर नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, आज उस बोर्ड की स्थिति क्या है, आज व्यापारी की स्थिति क्या है, कहां पहुंच गया बेचारा व्यापारी। आज इन्होंने विदेशी कंपनियों की बात करने वाले, स्वदेशी की बात करने वाले, ये खुद विदेशी कंपनियां ला रहे हैं, और विदेशी कंपनियों के साथ इनकी पार्टी का चंदा इन्होंने लिया है। ये कैसे बोल देंगे कि हमने चंदा नहीं लिया पार्टी का? तो ये देखिए लगातार ये गुमराह कर रहे हैं। और आज राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के साथ तीसरी शक्ति के रूप में अन्य दल भी हमारे साथ आएंगे, और हो सका तो शायद राष्ट्रीय गठबंधन पे कोई बात चल रही है तो गठबंधन होगा, तो यहाँ पे गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कुलवाल साहब, अक्सर कर होता यह है कि पार्टी आपकी मेहनत करके लाती है, विधायक लाती है, लेकिन बाद में वो किसी और पार्टी में चले जाते हैं, आपके विधायक आपका साथ नहीं दे पाते, तो ऐसे में जनता कैसे विश्वास करे? तीसरे मोर्चे पर जनता कैसे विश्वास करे? आप है तभी तो मजबूर हो गए हैं, बौखलाए हुए आप लोग हैं। हम तो बौखलाए हुए, आप तो बिना बौखलाए रहिए। देखिए, हम तो जनता सर्वोपरि है, जनता का नाम मत लो, जनता को गुमराह मत कीजिए आप। जनता के पास जो विकास योजना कार्यक्रम, विकास राजस्थान का तो विनाश कर दिया, कौन से विकास की बात कर रहे हो आप? भामाशाह योजना के माध्यम से जिस तरह से सैनी साहब के पास पहुंचते हैं एक बार। सैनी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, योजनाओं का लाभांतरण सीधा अकाउंट तक पहुंचा है। सैनी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कुलवाल साहब ने बात उठाई, लगातार तीसरे मोर्चे की वो बात करते रहे, हर चुनाव से पहले हम देखते हैं कि तीसरे मोर्चे को लेकर एक
बात सामने आती है और कुछ दल साथ भी आते हैं और अब तो नेशनल लेवल पर भी एक गठबंधन बनने की बात है। और चूंकि हमारा जो चुनाव है, प्रदेश का चुनाव 2018 में होना है और उसके बाद लोकसभा चुनाव का, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे चुनाव पर भी आने वाला है। तो क्या लगता है तीसरे मोर्चे जैसी कोई शक्ति क्या राजस्थान की राजनीति में पॉसिबल है? क्योंकि लगातार हम जो अगर आंकड़े देखें, पुराना अगर हम परिपाटी देखें, तो 2 दल की ही राजनीति राजस्थान में होती हुई नजर आई है। तो क्या कुछ लगता है कि कोई तीसरा मोर्चा या महागठबंधन जैसा जो फॉर्मूला है वो राजस्थान की अगर राजनीति में देखा जाए तो क्या यहां पर सफल हो सकता है? देखिए दुर्गेश जी, कुल मिलाकर के राष्ट्रीय स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसमें एक अलग दृश्य है। वो जिसको आरोप लगाते हैं प्रतिपक्ष के फासिज्म की राजनीति है, लेकिन मैं इसको कहता हूं कि राष्ट्रवादी शक्तियों का, अति राष्ट्रवादी शक्तियों का एक गठबंधन है जो राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त काबिज है और सरकार में है और बेहतरीन तरीके से अपने दम पर है। ठीक उसी तरीके से जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं, जो प्रजातांत्रिक दल हैं, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह की आवाज है बीएसपी कह रही है, कांग्रेस भी कहीं सोच रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, सोनिया जी भी बोल रही हैं, समाजवादी पार्टी बोल रही है, सीपीएम सीपीआई भी बोल रही है, डीएमके भी बोल रही है। ये सारे दल भी ऐसा सोच रहे हैं कि प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ में मुकाबला करना चाहिए। अगर इस तरह की बात चलती है, अगर कांग्रेस अपने स्तर पर 200 सीटों पर लड़ने में सक्षम है, इनके पास में संगठनात्मक ताकत इतनी है, तब तो निश्चित रूप से अकेले जाएंगे। लेकिन भाईचारे की वो बातें हो सकती है कि बीएसपी को कुछ सीट्स दे दें और सीपीएम को कोई सीट्स दे दें, जो भी जिनका जनाधार है उनको साथ में कुछ हो सके। तो ये गठबंधन तो होता है, डेमोक्रेसी में ये सब चलता है। गठबंधन तभी होता है जब दूसरा गठबंधन किसी और विचारधारा को लेकर चल रहा है और एक नए गठबंधन को वापस खड़ा करना है तो खड़ा कर सकती है कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्ष का भी अपना सिलसिला हो सकता है। लेकिन निर्भर करता है, अभी बहुत जल्दी है इन पर कुछ कहना। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ेंगी और वो भी कोई अपना प्लान करेंगी। कांग्रेस क्या करती है और प्रतिपक्ष के दूसरे दल क्या करते हैं, उनमें कितना दोस्ताना तरीके से आगे लड़ने का सिलसिला बनता है तो देखने की बात होगी। लेकिन संभावनाएं हैं प्रबल। जिस तरीके से 180 और 25 का सिलसिला लेके चले हैं, उससे लगता है कि सारे दल अब इनका मुकाबला करने के लिए कि राजस्थान में भी एक होकर के सामने ना आए। तो कहीं कहीं बीजेपी वर्सेस एंटी बीजेपी दल जो है वो अब राजनीति जो है वो होती हुई नजर आएगी। चलिए राजीव साहब के पास चलेंगे। एनडीए वर्सेस दूसरा गठबंधन। तो एनडीए वर्सेस दूसरा गठबंधन हम कह सकते हैं। पार्टी अकेले नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन के साथ में ही है। तो राजस्थान में भी हम माने कि वो गठबंधन के साथ ही सामने रहेगी। अरोड़ा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अगर गहलोत साहब की अगर बात करें राजस्थान की राजनीति में, तो एक बड़ा कांग्रेस का बड़ा नाम है और उनके नाम पर जनता जो है वो भरोसा भी करती है, उनका टेन्योर भी देखा है। अब ऐसे में गहलोत साहब को राजस्थान से हटा के जो सीधे तौर पर गुजरात की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और जो अंदर खाने से खबर है उसके हिसाब से ये कि जो सचिन पायलट साहब हैं वो प्रॉपर वे में खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे, तो एक तरीके से वो, लेकिन कहीं न कहीं जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनका नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा? जी, ऐसा है कि अशोक गहलोत जी ने अभी पंजाब के चुनाव के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्क्रीनिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे और कांग्रेस को वहां पे विजयश्री मिली। उनको जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है वो गुजरात की सौंपी गई है और गुजरात में चुनाव अक्टूबर नवंबर में खत्म हो जाएंगे इस वर्ष और राजस्थान में चुनाव अगले वर्ष है। ये सोचना कि उनका हस्तक्षेप राजस्थान में रहेगा नहीं रहेगा, ये सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बड़ा अनुभव है, 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर मिलेगा और इस तरीके की जो बातें अखबारों में छपती हैं, मीडिया में गाली जाती हैं, उनके पीछे निहित लोगों के स्वार्थ हो सकते हैं। मेरा मानना यह है कि चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, सीपी जोशी हो, कांग्रेस के सारे बड़े नेता एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। हमको अपनी चुनौती का अच्छी तरह से आभास है
केंद्र स्तर के ऊपर क्या राजनीति चल रही है उसका भी आभास है, अन्य राजनीतियों में भी क्या राजनीति चल रही है इसका भी आभास है। और ये सब एक्सपीरियंस लोग हैं, जनता का इनसे जुड़ाव है, कार्यकर्ता को इनसे जुड़ाव है। तो आने वाला जो चुनाव है वो निश्चित रूप से एडवांटेज कांग्रेस पार्टी है। चलिए, तो इन सारी चीजों का आभास कांग्रेस को है तो बढ़िया बात है। और जिस तरीके से आने वाले टाइम में अगर गहलोत साहब का साथ मिलेगा, गुजरात के बाद अगर वो वापस राजस्थान की कमान उनको दी जाती है तो एक नए तरीके का एक्सपीरियंस उनके साथ जरूर जुड़ेगा। वहीं जिस तरीके से आज की जो समापन हुआ है कार्य समिति की बैठक का, वहां पर कई अहम फैसले लिए गए हैं और उन अहम फैसलों में से जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को टिकट ना देने का भी फैसला है। वो कितना इंपॉर्टेंट फैसला है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या यह फैसला संगठनात्मक तौर पर पॉजिटिव रुख देगा या नेगेटिव रुख देगा, ये निमिषा जी से पूछेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जन टीवी के साथ।